यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर, जो मेंटरशिप टेस्ट यहाँ पर 17 है, ठीक है, 17 नंबर देखेंगे। और यहाँ पर अभी जो संडे को हुआ ये, ठीक है, 2 दिन पहले यहाँ पर जो पेपर हुआ 17 नंबर, इसको देखेंगे। मेंटरशिप टेस्ट नंबर 17 है, ठीक है। अभी क्या बहुत लोग यहाँ पर जो टेस्ट है इसमें यहाँ पर डाल कर रहे हैं कि जो फुल यहाँ पर दृष्टि का जो पेपर है वो यहाँ पर 17 नंबर है। वो 17 नंबर नहीं है, जो मेंटरशिप चल रहा है वो 17 नंबर टेस्ट है ना। तो यहाँ पर देखो, जो भ्रम और गलत चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है, ठीक है। क्या कोई बोल रहा है ना, वो यहाँ पर जो आपको रियल चीज़ें वो आपको यहाँ बताई जा रही हैं कि मेंटरशिप जो यहाँ पर टेस्ट है 17 वो आपको कराया जा रहा है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर बोलते दृष्टि का 17 नंबर टेस्ट है, राइट, या उसका जो क्लास टेस्ट है वो है, तो वो नहीं, ये मेंटरशिप यहाँ पर दृष्टि की होती है उसका पेपर है, ठीक है। तो ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए है ना। तो आते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर 16 नंबर कर चुके हैं, 15 नंबर कर चुके हैं, है ना, 14 कर चुके हैं, ऐसे करके करीब 5-6 पेपर इसके हम लोग जनवरी वीक से जो स्टार्ट हुआ था उसके कर चुके हैं। आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और यहाँ पर ये होगा आपका इकोनॉमिक का मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन इसमें होंगे, प्लस यहाँ पर करंट अफेयर्स के, बस 2 यहाँ पर टॉपिक इसमें देखने को मिलेंगे आपको। स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि हम लोग भी डेली टारगेट कर रहे हैं, है ना, डेली टारगेट अपने चैनल पर करते हैं, आपको डेली टॉपिक मिलते हैं पढ़ने को, ठीक है। वहाँ से आपको टॉपिक कवर करने होते हैं, और वहाँ पे भी चल रहा है इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक वहाँ से साथ में करो। और ये 60 क्वेश्चन इकोनॉमिक के, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसी के साथ साथ, काफ़ी अच्छा रहेगा। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिक के पॉइंट्स बताए, टॉपिक बताए, क्वेश्चन भी शाम को कराए उसमें, है ना, तो काफ़ी चीज़ें कवर कराई मैंने। आते हैं क्वेश्चन 1 से। यहाँ से पहला क्वेश्चन है कथन 1, कथन 2 और कथन 3। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक आईसीआई अर्थव्यवस्था में समग्र औद्योगिक प्रदर्शन एक का एक यहाँ पर महत्वपूर्ण अग्रणी संकेतक होगा। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा इसका, सही है। दूसरा, आईसीआई का संकलन एक वन प्रकाशन सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय जो होता है उसके अधीन सांख्यिकी जो कार्यालय एनएसओ द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर आईसीआई जो संकलन है ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय उसके द्वारा यहाँ पर विभाग होगा, वो यहाँ पर करेगा डीपीआईआईटी मान सकते हो, है ना, ये तो ये गलत हो जाएगा। आधार वर्ष 11-12 के साथ औद्योगिक जो उत्पादन सूचकांक है इसमें आईआईपी के भार 8 प्रमुख उद्योगों में योगदान 50% होगा। तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 8 प्रमुख उद्योगों का भार 40% के आसपास होगा, ठीक है, 40.1 या 40% तक मान सकते हो, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, है ना, 2-3 गलत हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, केवल एक बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका, न तो 2 क्वेश्चन सही है और ना ही 3 सही है। तो सही कौन सा, एक सही से मतलब नहीं है, आप अपने पॉइंट पे आओ, 2-3 गलत हैं, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है 2। क्वेश्चन 2 बोला वित्तीय प्रणाली के संबंध में विचार करना है। ट्रेजरी बिल, वार्षिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, व्यापार बिल, इक्विटी शेयर, इनमें से कितने को मुद्रा बाजार के साधन माना जाता है। मुद्रा बाजार के जो साधन माने जाएंगे इसमें ये आंसर हो जाएगा। एक तो देखो यहाँ पर ट्रेजरी बिल शामिल होगा मुद्रा बाजार के साधनों में। ट्रेजरी बिल्स जो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जारी किए गए वचन पत्र, जिसकी परिपक्वता अवधि 364 दिन होती है, 365 से कम, है ना। आगे वाणिज्यिक पत्र भी हो सकता है, ये भी होगा, और जमा प्रमाण पत्र भी होगा, राइट, ये 3 हो जाएंगे। और यहाँ से आपका व्यापार जो बिल है ये अल्पकालिक कार्य पूंजी आवश्यकताओं के लिए आहरित विनिमय बिल, जिन्हें बैंक से छूट प्राप्त डिस्काउंट किया था, ये होंगे। इनके विपरीत इक्विटी शेयर होंगे, और जो इनके माध्यम से दीर्घकालिक नीति से संबंधित होता है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, है ना। 3 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। इक्विटी शेयर नहीं होगा ना, इक्विटी शेयर इसके विपरीत होगा, लेकिन जो ये वाला है व्यापार बिल इसमें शामिल होगा, ठीक है, व्यापार बिल इसमें शामिल होगा, इक्विटी बिल शामिल नहीं, इक्विटी जो शेयर वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी शेयर पूंजी बाजार के साधन होते हैं जो मध्यम आय और दीर्घकालिक निधियों में संबंधित होता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 चारों बातें करेक्ट हैं, इक्विटी शेयर नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन 3, राज्य विकास ऋण एलटीएल के संबंध में विचार करना है। ये राज्य सरकारों द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियां होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूति की भांति नीलामी के माध्यम से जारी किया जाता है। पहली बात। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोला है यहाँ से, ये बोला है कि एलटीएल संविधिक चल निधि अनुपात एसएलआर के लिए पात्र है, लेकिन बाजार रेपो और आरबीआई की चल निधि समायोजन सुविधा के तहत उधार लेने के लिए संपार्श्विक रूप से पात्र नहीं होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूति की तरह यहाँ पर एलटीएल संविधिक जो चल निधि अनुपात होता है उसकी व्यवस्था को पूरा करता है, और वे बाजार के रेपो के तहत उधार लेने और चल निधि समायोजन के तहत आरबीआई से उधार लेने के लिए संपार्श्विक रूप से उसके पात्र होते हैं। इसके अलावा इनका उपयोग सीसीआईएल द्वारा बाजार रेपो के तहत संचालित विशेष रेपो संचालन में किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से एक बात सही है। क्वेश्चन 4 है ना, तीसरा हो गया। क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है 4। इसे बोला है
निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2 और कथन 3। कॉल मनी मार्केट बैंकों को अल्पकालिक चल निधि संतुलन को प्रबंधित करने में सक्षम बनाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है इसमें, सेकंड बोल रहा है कॉल मनी मार्केट में धन का उधार लेन देन बिना किसी गारंटी के मुख्यतः 1 दिवसीय अवधि के लिए किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से सही है। तीसरा, कॉल मनी में लेन देन की वित्तीय संस्थाएं कंपनियों के लिए उपलब्ध होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि कॉल मनी मार्केट से भागीदारी सीमित होती है और ये केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए नहीं के लिए खुला होता है। ये सभी वित्तीय संसाधन कारपोरेट इकाई के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कॉल मनी मुख्यतः 1 रात की अवधि का होता है और नोटिस मनी को मार्केट में अंतर्गत परिपक्वता वाली अवधि को 2 दिन से 14 दिन के लिए होता है, न कि 1 वर्ष के लिए। ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। पांचवा नंबर है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में विचार करना है। स्टॉक एक्सचेंज और अन्य सभी प्रतिभूति बाजारों में कारोबार का विनिमय करना। ठीक है, पहला पॉइंट ये दे रखा है। सेकंड पॉइंट विभिन्न मध्यस्थ म्यूचुअल फंड पंजीकरण और उनके बीच कारों का विनिमय करना, ये हो गया। तीसरा बोला है भेजे व्यापार और अनुचित व्यापार को प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना। इनमें से बोला है कि कितने सेबी के कार हो सकती होंगी। पांचवें का आंसर हो जाएगा सभी तीनों व्यापार सेबी के कार हो सकती हैं। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है, सी। क्वेश्चन 6 नंबर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत वर्ष 1990 में की गई थी। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, सिडबी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के समान रूप से अदालता होती है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिडबी के शेयर भारत सरकार तथा केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली 22 संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, बीमा कंपनी के पास होती है। इसकी शेयरधारता केंद्र सरकार, राज्य सरकार की आरबीआई के बीच समान रूप से विभाजित नहीं होता है, ये गलत होगा। 1 सिर्फ करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 7 है निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संतुलन असंतुलन को दूर करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहली बात, 7वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट है, सही है। दूसरा है वित्त आयोग करों से प्राप्त निवल आगमों को संघ के राज्य के बीच हस्तांतरित करने में राज्यों के बीच उनके संबंध जो हिस्से होते हैं उसके आवंटन की सिफारिश करता है। सेकेंड बात, सेकेंड भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, वित्त आयोग भारत की संचित निधि में राज्यों का राजस्व दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में सिद्धांत निर्धारित करेगा, ये भी बात करेक्ट है। तीनों करेक्ट है और सभी यहाँ पर इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं दूसरे की। क्वेश्चन 8 आते हैं फिलिप्स वक्र के बारे में विचार करना। ये फिलिप्स वक्र को लेकर मैंने आपको क्वेश्चन टॉपिक भी पढ़ने को लेकर के है ना, जो अपना डेली टारगेट चलता है, मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में। डेली टारगेट जो आपका है, आप कल मैंने 20 नंबर डेट आपको कराया है ना, जो भी आपको टारगेट देते हैं साथ में उसके एमसीक्यू आपको कराते हैं उसी टॉपिक पर, ना कि पीवाईक्यू। ठीक है, एक बार देखोगे बहुत अच्छा है वो। ठीक है, और उसी टॉपिक में यहाँ पर फिलिप्स वक्र यहाँ पर पूछा गया। देखो ये देखते हैं, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक स्थिर प्रतिलोम के संबंध का संकेत देता है। पहली बात, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, 1970 के दशक में स्टैगफ्लेशन के दौरान उच्च मुद्रास्फीति तथा उच्च बेरोजगारी एक साथ देखी गई, जिसमें फिलिप्स वक्र की वरीयता अप्रासंगिक प्रतीत हुई थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा बोला है कि दीर्घावधि मुद्रास्फीति में अपेक्षाओं के समायोजित होने के कारण फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और स्वाभाविक दर ऊर्ध्वाधर हो सकती है, स्वाभाविक दर से उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर हो सकती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, क्योंकि जो मुद्रास्फीति है ये क्या होता है, ये विशेष रूप से मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फिलिप द्वारा दिए गए सिद्धांतिक विकास से यहाँ पर इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रत्याशा में वर्धित फिलिप्स वक्र के अनुसार जो दीर्घावधि में बेरोजगारी मुद्रास्फीति के स्तर की ध्यान दिए बिना अपनी स्वाभाविक दर की ओर प्रवृत्त होती है, जैसे जैसे प्रत्याशाएं पूर्ण रूप से समायोजित हो जाती हैं और दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र ऊपर ऊर्ध्वाधर होता जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि जो विस्तारवादी मौद्रिक नीति है ना, वो मुद्रास्फीति तो बढ़ा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो बेरोजगारी है उसको स्थायी रूप से कम नहीं कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यानुसार कर से तात्पर्य है क्या। देखो जो मूल्यानुसार कर है उससे क्या तात्पर्य है, किस कर से तात्पर्य है उसका। आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर
मूल्यानुसार कर एड वोलोरम टैक्स जो होता है वह कर होता है जो जिसकी गणना किसी वस्तु या संपत्ति के मूल्य के आधार पर की जाती है। एड वोलोरम शाब्दिक अर्थ है मूल्यानुसार। ठीक है, ऐसे का जो कर होते हैं इनका निर्धारण संपत्ति के न्यायोचित मूल्य बाजार के आधार पर किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि सूचित क्रेता एवं विक्रेता के बीच समान बाजार लेन देन में वह संपत्ति किस मूल्य का विक्रय होने की संभावना रखती है। आंसर यहाँ से 9 का क्या होगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन 10, सारप अनुपात क्या होता है। सारप अनुपात है यहाँ पर, ये क्या होता है, देखो सारप अनुपात जो है ये हो जाएगा, ये सारप अनुपात का उपयोग किसी निवेश या पोर्टफोलियो के जोखिम समायोजित प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। यह दर्शाता है कि किसी जोखिम मुक्त परिसंचरण या परिसंपत्ति के बजाय अधिक जोखिम वाली परिसंपत्ति को धारण करने में निवेशक को अतिरिक्त अस्थिरता जोखिम के बदले कितना अतिरिक्त प्रतिफल होता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक तरह से सारप अनुपात बताएगा। तो आंसर यहाँ से 10वें का सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संकेतक पर विचार करना है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 25 वर्ष और उससे अधिक की आयु के वयस्कों के लिए औसत से स्कूली शिक्षा वर्ष, स्कूल में प्रवेश करने की आयु बच्चों के लिए अपेक्षित स्कूल शिक्षा के वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इनमें से किन संकेतक का उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव सूचकांक की गणना में किया जाता है। आंसर हो जाएगा 11वें का, ये सभी में किया जाता है। 1 2 3 4 चारों यहाँ से करेक्ट होंगे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI आय के अतिरिक्त विविध गैर मौद्रिक जो वंचनाएं होती हैं उसको समाहित करने कि यहाँ पर गरीबी का एक अधिक व्यापक मापन प्रस्तुत करता है। 12वें का पहला करेक्ट है। ठीक है, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। दूसरा, MPI का निर्धारण 3 मूल आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर किया जाता है, जिन्हें समग्र सूचकांक में समान भाग दिया जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, किसी व्यक्ति को तभी बहुआयामी रूप से गरीब बनाता है जब वह भारित संकेतक में आधे से अधिक भाग से वंचित हो जाता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति को बहुआयामी गरीब रूप से तब बनाता है जब, लेकिन जब क्या होता है उसका वंचना स्कोर 1/3 ये 33% या उससे अधिक हो जाता है, 50% नहीं या 50% से अधिक नहीं। तो ये बात गलत है, ध्यान रखना। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा यूपीएससी आपसे। ठीक है, मतलब 33% नहीं होगा, है ना, मतलब तिहाई नहीं होगा, आधे से मतलब तिहाई होगा, आधे से अधिक नहीं होगा, ये आधा नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है। 1 2 सब करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका सही है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 13, गिनी गुणांक के संबंध में विचार करना है। ये असमानता को 0 से 1 के पैमाने को मापता है, जहां 0 पूर्ण असमानता को और 1 समानता को दर्शाता है। 13 का पहला स्टेटमेंट या 13 नंबर क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जो गिनी गुणांक होता है इसमें इतालवी सांख्यिकविद कोराडो गिनी द्वारा विकसित किया गया था। इसे असमानता का सर्वाधिक प्रचलित मापक ये समानता को 0 से 1 के पैमाने पर मापता है, जहाँ 0 पूर्ण समानता सभी के पास आय होती है, 0 को बोलते हैं, और जहाँ 1 होती है वो पूर्ण असमानता होती है, किसी एक व्यक्ति के पास आय और किसी के पास कुछ भी नहीं, है ना। तो ये बताता है। तो क्या पहली बात गलत हो जाएगी, लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यद्यपि इसका उपयोग समानता आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है, परंतु इसमें इसे संपत्ति या जीवन प्रत्याशा जैव वितरण असमानता मापने के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है, पहली गलत थी बात। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 13 का बी। क्वेश्चन 14 14 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, अनौपचारिक रोजगार से तात्पर्य उन कार्य व्यवस्थाओं से जो राष्ट्रीय श्रम कानून, आयकर व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार गारंटी के अधिकार के अंतर्गत नहीं आती है। पहली बात 14 का करेक्ट है। सेकंड यहाँ से ये बोले कि इसमें अब अनौपचारिक रोजगार केवल अनौपचारिक क्षेत्र में ही पाया जाता है तथा अनौपचारिक क्षेत्र के भीतर नहीं हो सकता है। सॉरी, औपचारिक क्षेत्र के भीतर नहीं हो सकता है, मतलब कहने का अनौपचारिक जो रोजगार है केवल अनौपचारिक क्षेत्र में ही पाया जाएगा, है ना, यह होगा, और औपचारिक क्षेत्र में भीतर नहीं होगा। इसमें तो ये बोल रहा है, तो ये बात गलत है। ओनली 1 करेक्ट है। 14 का आंसर सी। 15, निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रचलन में सिक्के और नोट, चालू खाता जमा और विदेशी केंद्रीय बैंकों की मांग जमा, इनमें से कितने घटक M1 प्रकार की मुद्रा के आपूर्ति घटक होंगे। M1 प्रकार की मुद्रा के आपूर्ति घटक है। करेक्ट आंसर 15 का सभी तीनों। ठीक है, क्योंकि जो M1 जिसे यहाँ पर संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी कहा जाता है, ठीक है, जो इस प्रकार के परिभाषित करता है कि M1 बराबर होता है क्या, जो जनता होती है उसके पास विद्यमान
प्रचलन मुद्रा में कितने सिक्के और प्लस यहाँ पर बैंक में जमा कितने नोट्स हैं, है ना, आरबीआई के पास कितना जमा है आपके पास, तो वो सब यहाँ पर बताता है इसमें। ठीक है, तो क्या होगा 15 का तीनों करेक्ट है डी। क्वेश्चन नंबर 16 किसी अर्थव्यवस्था में उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा में वृद्धि निम्नलिखित में से किस स्थिति में होती है। आंसर हो जाएगा 16 का ये होती है आरबीआई के पास बैंकों की जमा वृद्धि में। बी यहाँ से आंसर होगा 16 का सही वाला। ठीक है, M0 मतलब क्या होता है, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा। ठीक है, M0 जिसे आरक्षित धन, मौद्रिक आधार या उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर मनी के रूप में जानाते हैं या जानते हैं। इसको कैसे परिभाषित करते हैं, M0 जो होता है इक्वल प्रचलन में मुद्रा, ठीक है, प्लस आरबीआई के पास जमा राशि प्लस आरबीआई के पास जमा राशि, ऐसे करके ऐड करते हैं इसको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 16 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 खुली बाजार की क्रियाओं के संबंध में विचार करना है। आरबीआई द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद अर्थव्यवस्था की चलनिधि वृद्धि होती है। पहली बात 17 में यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, खुले बाजार में क्रियाओं के अंतर्गत रेपो क्रियाएं स्थायी प्रकृति की होती हैं। सेकेंड बात गलत है, ये रेपो क्रियाएं अस्थायी होती हैं, स्थायी नहीं होती हैं, सिंपल सी बात है। रिवर्स रेपो क्रियाएं बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि का अवशोषण करती हैं, ये बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा 1 और 3 करेक्ट है, तो 1 3 करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर होगा 17 का। क्वेश्चन 18 बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव पर प्रत्येक सदस्य का मतदान, अंगीकृत प्रस्ताव के प्रत्येक सदन का वक्तव्य, आगामी वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान। इनमें से बोला है कि कितने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति की कार्यरत में शामिल होंगे। आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर, ये 3 इसमें शामिल होंगे। ठीक है, चौथा कौन सा नहीं होगा, है ना, चौथा कौन सा इसमें, देखो यहाँ पर आपका मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव जो होता है ये आपका आएगा, राइट, और प्रत्येक सदन या प्रदेश सदस्य का मत जो उन्हें सौंपा गया है ना, और अगला प्रत्येक सदस्य का वह वक्तव्य जिसमें अपने मत का कारण स्पष्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये और ये, लेकिन यहाँ पर आगामी अगले जो पूर्वानुमान है ये बात इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 3 बातें इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में चलनिधि समायोजन सुविधा एलएफ को अपनाया गया था। आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर, ये अपनाया गया था नरसिम्हा समिति। नरसिम्हा समिति की अनुशंसाओं पर आधार पर भारत में चलनिधि समायोजन सुविधा शुरू की गई थी, एलएफ। ठीक है, एलएफ क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग जो वित्त प्रणाली होती है उसमें अल्पकालिक चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है। इसके 2 घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, कौन कौन से, देखो, एक तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उन्हें उधार में धन देता है, ठीक है, चलनिधि या अंतर्वेशन जिसको बोलते हैं। दूसरा एक रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई बैंकों से अधिशेष चलनिधि को अवशोषित करता है। ठीक है, 2 पॉइंट आप लिखोगे, अच्छे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं, तो आंसर क्या होगा 19 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से बी करेक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 20 सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ विचार करना है। इसे चलनिधि समायोजन सुविधा के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, बैंक एमएसएफ के तहत रेपो दर को कम दर पर एक दिवसीय ऋण ले सकता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एमएसएफ दर रेपो रेट से अधिक होती है। इसका उद्देश्य होता है कि दंडात्मक या आपातकालीन दर से रूप में काम करना, चूंकि बैंक एमएसएफ से तभी संपर्क करते हैं जब वे समान रेपो प्रक्रियाओं में बाजार के माध्यम से पर्याप्त धन उधार लेने में असमर्थ होते हैं। इसलिए उच्च दर पर नियमित उपयोग को हस्तांतरित करते हैं ये, और ये सुनिश्चित करते हैं कि इसका उपयोग संकट की स्थिति में किया जाए, है ना, इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है, पहला सही है दूसरा गलत है। तीसरी बात यहाँ से इसमें बोला है कि एमएसएफ के तहत ऋण लेने के लिए बैंकों को अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखना आवश्यक होगा। तीसरी बात करेक्ट है, 1 और 3 सही है। 20 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में श्रम बल भागीदारी के संबंध में विचार करना है। बेरोजगारी दर गिरावट का अर्थ होता है कि अनिवार्य रूप से श्रम बल भागीदारी में वृद्धि करना। पहली बात गलत है, क्योंकि बेरोजगारी दर में गिरावट का अर्थ होता है कि श्रम बल भागीदारी जिसमें वृद्धि होती है, ये लोगों में कार्य तलाश करना बंद कर देते हैं और श्रम से बाहर हो जाते हैं, तो भागीदारी वृद्धि ना होने पर भी बेरोजगारी कम होती है। ठीक है, गिरावट नहीं होगी तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन से श्रम बल भागीदारी दर प्रभावित हो सकती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा बोला घरेलू कार्य महिलाओं की उच्च भागीदारी मापी गई श्रम बल भागीदारी को
भागीदारी दर को कम करती है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, 2 और 3 यहाँ से सही है, पहला गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का 2 और 3 मतलब ए करेक्ट है। क्वेश्चन 22, प्राथमिक घाटे की अवधारणा के संबंध में विचार करना है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाने के बराबर होता है। 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, शून्य प्राथमिक घाटा का अर्थ कि सरकार बिल्कुल भी उधार नहीं ले सकती है या नहीं ले रही है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर शून्य प्राथमिक घाटा का अर्थ होता है कि सरकार उधार नहीं ले रही है। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये केवल इसका अर्थ होता है कि वर्तमान राजस्व ब्याज मुक्त व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सरकार अभी पूर्व में लिए गए ब्याज भुगतान को करने के लिए उधार ले सकती है, ऐसा होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। लगातार प्राथमिक घाटे के कारण समय के साथ सर्वाधिक ऋण लेना बढ़ सकता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि अपने कोई सरकार लगातार प्राथमिक घाटे के सामना कर रही है तो उसे नियमित खर्च के लिए भी उधार लेना पड़ता है और समय के साथ इसमें सार्वजनिक ऋण और ब्याज भार बढ़ता जाता है। तीसरा करेक्ट होगा 1 और 3 करेक्ट, यहाँ से आंसर ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 23, डिजिटल रुपया के संबंध में विचार करना है। यह भारत का भौतिक मुद्रा का डिजिटल रूप है और इससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। करेक्ट बात है, यह वैध मुद्रा है और केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत है। सेकंड बात होगी 23वें का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ई रुपीस जो है जो वॉलेट में धारित राशि पर ब्याज दे होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल रुपये में नकदी के समान गुणों वाला माना जाता है। इस कारण ई रुपी वॉलेट में धारित राशि पर कोई ब्याज नहीं दे होगा। एक तरह से मान सकते हो आप अपने पर्स में पैसा रखा है आपने फिजिकली, मतलब जैसे रखते हो कि हार्ड कॉपी में, जैसे है ना, हार्ड टाइप में, जैसे कि अपने कितना पैसा ले जा रहे हो, कहीं जा रहे हो ना घूमने के लिए, वो चीज एक मान सकते हो ई वॉलेट है आपका ये। राइट, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 सब करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, इसमें बोला है निम्नलिखित पर विचार करने कथन 1, कथन 2, कथन 3। कृषि क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी पद्धतियों को अपनाने में कृषि अपशिष्ट को आर्थिक परिसंपत्ति के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। पहले बात क्या होगी, 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, करेक्ट है, सही है। फसलों के अवशेष और पशुओं के गोबर को संपीड़ित बायोगैस और जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं हम लोग, ये भी बात सही है, दोनों बात सही है। फसल अवशेष प्रबंधन पराली दहन को कम करने तथा मूल्यवर्धित उत्पादों को सृजन करने के लिए कृषि अवशेष स्वस्थाने एवं बहुस्थाने समुपयोग को प्रोत्साहित करता है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर 1 2 और 3 24 का आंसर हो जाएगा आपका, ये बात करेक्ट है, उसकी व्याख्या भी सभी कर रहे हैं। ठीक है, 25 नंबर है, वित्तीय संक्रमण के संबंध में विचार करना है। वित्तीय संक्रमण से तात्पर्य घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार या क्षेत्र से दूसरे बाजार या क्षेत्र में आर्थिक संकट विस्तारित होने से होगा। पहली बात 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये 25 की पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, सीमा पार ऋण देने में वृद्धि और बैंक ऋण की अल्पकालिक परिपक्वता अवधि जो अर्थव्यवस्था है उसको वित्तीय संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, ऋण पर अत्यधिक निर्भरता वाले या जटिल समायोजन तंत्र वाले बाजारों द्वारा अन्य बाजारों तक संकट के प्रभावों को प्रसार की संभावना कम हो जाती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि जो बाजार ऋण पर अत्यधिक निर्भर होते हैं या ऐसी परिस्थिति में क्रिया करते हैं जिसमें कीमती और मात्राओं को सुचारू रूप से समायोजन नहीं हो पाता है, उन्हें भंगुर या अल्पनम्य कहा जाता है। इस तरह की संवेदनशीलता को नकारात्मक तत्वों के अन्य बाजारों में संभवतः पूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में विस्तारित संभावना बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर इसमें संकट प्रसारित करने की संभावना कम नहीं बल्कि अधिक हो जाती है। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 26 नंबर में 25 के बाद 26 आता है। 26, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जे वक्र प्रभाव से क्या तात्पर्य है ना। देखो, जे वक्र जो होता है, जे कर्व वह प्रवृत्ति रेखा होती है जो प्रारंभिक में हानि के बाद तीव्र लाभ दर्शाती है। पहले हानि होगी, उसके बाद एकदम से आपको काफ़ी टाइम तक लाभ दर्शाएगी, जिसे जे अक्षर की आकृति बनी होती है। जैसे यहाँ पर कुछ लॉस हो गया, ठीक है, फिर एकदम से जाकर पूरा आपको प्रॉफिट दिखाएगी, राइट, ऐसा। तो अर्थशास्त्र में इसका उपयोग किसी देश की व्यापार संतुलन पर मुद्रा मूल्यह्रास के प्रभाव को समझाने के लिए कर सकते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जे आकार की जो प्रवृत्ति होती है ये क्या दर्शाएगी, है ना। इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं कि किसी देश की व्यापार संतुलन पर मुद्रा मूल्यह्रास के प्रभाव को समझाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आंसर 26 का बी करेक्ट है। 27 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, चलनिधि कवरेज अनुपात का ये सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था कि बैंक वित्तीय संकट के दौरान अल्पकालिक चलनिधि दबाव का सामना कर सकें। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये
करेक्ट है। ठीक है, दूसरा बोला है कि LCR के तहत बैंकों को अपने अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्वाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली जो चल निधि होती है पर संपत्ति उनको स्टॉक बनाए रखना आवश्यक होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। थर्ड, LCR को कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात बेसल सुधारों के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर LCR को वर्ष 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल थर्ड सुधारों के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ना कि कोविड-19 की महामारी के बाद। 1 2 सिर्फ करेक्ट है और इसकी व्याख्या कर रहा है, तो सी जो यहाँ से होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सी का मतलब कथन 2 में 3 में से एक करेक्ट है कोई, और जो एक की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, वो भी हमारा कौन सा सही था, दूसरा सही था जो एक की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में विचार करना है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसी सरकारी प्रतिभूति है जो स्वर्ण के ग्राम में मूल्यांकित होती है और उन्हें भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। पहला 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का समय पूर्व मोचन मूल्य 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के विगत 3 कार्य दिवसों के साधारण औसत अंतिम मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर समय पूर्व मोचन की स्थिति में मोचन मूल्य का निर्धारण 999 मतलब 999 शुद्धता वाले स्वर्ण पिछले 3 दिवसों की साधारण औसत अंतिम मूल्य के आधार पर किया जाता है, जैसा कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये बात करेक्ट होगी, अभी गलत नहीं होगी, करेक्ट है भी है, पहला भी सही दूसरा भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी आंसर करेक्ट है, गलत नहीं होगा, क्योंकि 3 कार्य दिवस बोला है, सही है एकदम ये। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित पर विचार करने कथन 1 कथन 2, मुद्रा स्वैप अदला बदली व्यवस्थाएं अल्पकालिक विदेशी मुद्रा चलनिधि दबाव के निवारण हेतु एक वित्तीय सुरक्षा तंत्र के रूप में काम करती है। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, सार्क मुद्रा स्वैप ढांचे के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक सदस्य देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता के लिए एक सुविधा प्रदान करेगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ पे बोला है कि भारत जापान समझौता जैसी द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप व्यवस्थाएं भागीदार प्राधिकारियों को वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से अपनी स्थानीय मुद्रा को बदले में अमेरिकी डॉलर का विनिमय करने की सुविधा रहती है। ये भी बात करेक्ट है, सभी करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। देखो, इससे मतलब नहीं सभी करेक्ट है व्याख्या नहीं करने कर रहे हैं, आपको पॉइंट पता होने से क्या क्या पॉइंट बोल रहा है, आपको ऑप्शन पर डिपेंड नहीं रहना है कि ऑप्शन क्या दे रहा है। चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन अगर मिस्टेक भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको स्टेटमेंट एकदम पता होना चाहिए कि सही हो रहा है स्टेटमेंट या गलत है। ठीक है, पॉइंट पकड़ने आपको सिर्फ यहाँ से स्टेटमेंट क्या है छोड़ दो, जो बात मतलब यहाँ पे जो कथन दे रहा है क्या कथन दे रहा है नहीं मतलब आप जो यहाँ पर स्टेटमेंट दे जा रहे हैं ना उनको आपको पकड़ना है पॉइंट को। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा आपको बात रखनी है, इनसे मत डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपनी चीज़ों पर सही रखो, अपने पर ट्रस्ट रखो, ये ऑटोमेटिक आपका नंबर आएगा यहाँ पर सही। ठीक है, आगे क्योंकि यूपीएससी सेम क्वेश्चन सेम चीज़ नहीं देगा कभी, इसलिए आपको पॉइंट पकड़ने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऐसी निवेश रणनीति जिसमें निवेशक किसी संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति अपनाकर संभावित हानि को कम करता है या कम करने का प्रयास करता है, जो मूल निवेश की विपरीत दिशा में बढ़ने के लेकर संभावना रखती है, ये क्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर बचाव व्यवस्था कहलाती है ना, डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में मुद्रास्फीति सूचकांक के संबंध में विचार करना है। थोक मूल्य सूचकांक WPI के अंतर्गत सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है। पहली बात, 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा बोला थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत केवल आधार मूल्य की गणना की जाती है तथा इसमें कर छूट, व्यापारिक रियासतें, परिवहन और अन्य शुल्क शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पर केवल लगा है, कहाँ है केवल, ये तो क्या फिर भी करेक्ट है, गलत नहीं है, ध्यान रखना है। तीनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है, आंसर डी। देखो जरूरी नहीं कि केवल अगर लगा है तो क्वेश्चन 100% गलत हो सकता है क्वेश्चन, देखो 80% तो गलत होते हैं लेकिन 20% भी आपको याद रखना है कि 20% सही भी होते हैं। गलत में ही नहीं भावना में बह जाना, गलत है तो गलत ही है, नहीं, सही को भी ध्यान रखो। ठीक है, क्वेश्चन 31 है, 32 राष्ट्रीय आय समुच्चय संबंध में विचार करना है। बाजार मूल्य
पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, बाजार मूल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और विदेश में अर्जित निवल कारक है एनएफआईए के योग के बराबर होता है। कल मैंने सेम टॉपिक पर आपको क्वेश्चन कराया है इसका, है ना। किसमें कराया था? कल हम लोगों ने जब एमसीक्यू सॉल्व किया था डेली टारगेट वाला, उसमें मैंने टॉपिक निकाला था ये वाला। और इस बार एनएफआईए काफ़ी न्यूज़ में भी है ना। दृष्टि बल्कि पेपर ये परसों हुआ है ना। हम लोग ने अपना टॉपिक परसों क्रिएट कर लिए थे। ये टेस्ट हुआ 10 बजे के बाद आपका। हमने टॉपिक रात को उस दिन एक दिन पहले रात को 3 बजे क्रिएट किए थे टॉपिक ये, ठीक है। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा मैंने बनाया वहाँ पर आप जाके एक बार, इसलिए कहता हूँ डेली टारगेट से जुड़ो। आप किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट पर भरोसे मत रहो कि क्या है, आपको क्वेश्चन से मतलब है, आपको टॉपिक से मतलब किस टॉपिक हमारे कहाँ से कैसे कवर हो रहा है ना। अभी आपको कोई दोस्त बनता है आपका, ठीक है, वो कैसा है, क्या कर रहा है ना, उससे मतलब नहीं। आपको उसके अच्छे गुण सीखने हैं, क्या अच्छे गुण है, ठीक है, वही अच्छे गुण, मतलब आपको चीज़ों को देखना है, लोगों को जो नोट्स या टेस्ट पेपर्स में क्या अच्छा है, ना कि सिर्फ नाम पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखना चीज़ों को। आपको किसी का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा जगना है, जागो ग्राहक जागो, सुना ना ऐड वो। तो 32 का क्या होगा आपका? अगर कल आपने पढ़ा होगा चीज़ तो मैंने आपको बताई थी ये बात पूरी। पहली बात करेक्ट है यहाँ से। आपको मैंने बताया था जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए, है ना। एनएफआईए क्या होता है? विदेश में निवासियों द्वारा अर्जित आय, और देश में विदेशियों द्वारा अर्जित आय से माइनस कर देते हैं इसको, तो जीएनपी आपका आ जाएगा यहाँ से। तो इस टाइप से आपको मैंने बताए थे कल, ठीक है, देख भी सकते हो उसको। करीब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 प्लस क्वेश्चन मैंने कराए थे वहाँ, तो कवर कर सकते हो अपने। यदि विदेश में अर्जित निवल कारक ऋणात्मक है तो राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी सकल विकास उत्पाद से कम होगा। तीसरी बात क्या होगी? देखो दूसरी बात जो यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जीएनपी जो होता है, जीएनपी क्या है, जीएनपी है ये हमेशा जीडीपी से छोटा होता है। जीडीपी बड़ा होता है, जीएनपी छोटा होता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है। तो सेकंड करेक्ट है, पहला करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से ये गलत होगी, क्योंकि बाजार मूल्य पर निवेश राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में मूल ह्रास को जोड़कर प्राप्त करते हैं, मूल ह्रास को घटाकर प्राप्त करते हैं, जोड़कर नहीं प्राप्त करते हैं। एनएनपी फॉर्मूला लिख लो, एनपी इक्वल जीएनपी माइनस मूल ह्रास। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपके। घटाया था, क्यों घटाते हैं? क्योंकि अपन निवल का अर्थ होता है कि पूंजी के उपयोग में घिसावट या कम होना, समायोजित करने के बाद ये प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बी यहाँ से आंसर होगा, 2 बातें करेक्ट हैं। 33 आते हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति के बारे में विचार करना है। हेडलाइन मुद्रास्फीति के स्थायी और अस्थायी दोनों घटकों में सम्मिलित करती है, जिसमें अस्थायी आपूर्ति आघात भी शामिल होता है। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, कोर मुद्रास्फीति में अस्थायी घटकों को शामिल नहीं किया जाता है और समानता अपेक्षित स्थायी घटकों से सम्मिलित होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है, ठीक है। हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति में सी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। देखो हेडलाइन मुद्रास्फीति के अंतर्गत समग्र मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की कुल दर को मापन होता है। याद रखना है आपको, इसमें मुद्रास्फीति स्थायी तथा अस्थायी दोनों घटक शामिल होते हैं। आपसे बोलेगा कि इसमें सिर्फ स्थायी शामिल होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, स्थायी अस्थायी दोनों होते हैं, ठीक है। की पॉइंट इसका आप नोट कर लो, है ना। और यहाँ पर जो कोर मुद्रास्फीति है ये अस्थायी या अल्पकालिक मुद्रास्फीति को हटाने के बाद मुद्रास्फीति के मापन को दर्शाती है। तो दोनों की पॉइंट आप पॉइंट करके हाईलाइट करके लिख लो इसको, ठीक है। सी करेक्ट है। 34 है, बेरोजगारी के प्रकारों के संबंध में विचार करना है। प्रचंड बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें आवश्यकता से अधिक श्रम नियोजित होते हैं और उनके हटाए जाने से कुल उत्पादन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, संरचनात्मक बेरोजगारी श्रमिकों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों की आवश्यकताओं के बीच असंगति के कारण उत्पन्न होती है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। आंशिक बेरोजगारी व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव जैसी मंदी और महामंदी के कारण होते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है। क्यों? देखो तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि मंदी या महामंदी के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है, ना कि आंशिक बेरोजगारी, ठीक है। 1 2 करेक्ट है यहाँ से। आगे आंसर क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर 1 और 2 इसका सही होगा। बी यहाँ से सही आंसर है, यहाँ से इसका रहेगा जो यहाँ से 35 नंबर क्वेश्चन है 35। इसमें बोला है निम्नलिखित व्यय पर विचार करना है। भूमि के क्रय पर दिया गया ब्रोकरेज, ठीक है, किसी द्वितीय पुरानी मशीन के उपयोग में लाने से पूर्व में मरम्मत किया गया था, भारी व्यय थे, और ऐसे असफल प्रयोग की लागत जिसमें किसी पेटेंट की प्राप्ति नहीं होती है। चौथी यहाँ पर बोला किसी भवन में स्वामित्व की रक्षा हेतु किए गए कानून के व्यय। इनमें से बोला किसने ये किन्हें पूंजीगत व्यय मानते हैं हम लोग, किन्हें पूंजीगत व्यय हम लोग मान सकते हैं। देखो पूंजीगत व्यय को लेकर मैंने टॉपिक जब स्टार्ट किया था इकोनॉमिक का डेली टारगेट में सब बात समझाया था आपको, बहुत अच्छे तरीके से बताई थी वहाँ पर, है ना। देखो पूंजीगत व्यय फिर से बताता हूँ। पूंजीगत व्यय जो होता है उस व्यय से होता है जिसका लाभ एक ही लेखा वर्ष तक सीमित ना होकर कई वर्षों तक प्राप्त होता रहता है, ठीक है। ये तो या तो स्थायी परिसंपत्ति में अधिग्रहण बनता है, या तो किसी विद्यमान परिसंपत्ति या आय अर्जन क्षमता, उपयोगी आयु
या कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। ठीक है, भूमि पर खरीद पर किया गया ब्रोकरेज पूंजीगत व्यय माना जाता है। जब कोई स्थायी अपन संपत्ति अर्जित की जाती है तो केवल उसका क्रय मूल्य ही नहीं बल्कि यहाँ पर उसे अधिग्रहण करने से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित सभी व्यय जैसे ब्रोकरेज, कमीशन, कानूनी शुल्क, पंजीकरण शुल्क, ये सब यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, पंजीकृत किए जाते हैं। ये सभी यहाँ पर लगते हैं पर संपत्ति की कुल लागत का हिस्सा बनती है। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा 35 का, ये क्या होगा, 1, 2 और 4 करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, पेटेंट वाली जो बात बोल रहा है इसमें ये गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1, 2, 4 यहाँ से सही आंसर है। 36 नंबर है, भारत में राजकोषीय घाटे के उदाहरण के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 36 को। पहला बोला है सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली में राजकोषीय घाटा कम होता है। पहली बात 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री से राजकोषीय घाटा बढ़ता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर सरकारी परिसंपत्ति बिक्री भी एक पूंजीगत प्राप्ति होती है जिसमें सरकार की उधार आवश्यकता घटती है और परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा कम होता है। तीसरा, राजस्व घाटा अनिवार्य रूप से राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। तीसरी बात गलत है क्योंकि राजस्व घाटे का अर्थ होता है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है, किंतु यदि पूंजीगत प्राप्तियां जैसे ऋणों की वसूली या परिसंपत्ति की बिक्री होती है इस अंतर को पूरा करने के लिए पर्याप्त हों तो आवश्यक नहीं बल्कि यहाँ पर राजकोषीय घाटा भी होना चाहिए इसमें। तो 1 यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड और थर्ड इसका गलत हो जाएगा, बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुद्रास्फीति प्रभाव के संबंध में विचार करना है। उच्च मुद्रास्फीति की अवधि में देनदार को समानता लाभ होता है जबकि लेनदार को हानि होती है। देनदार को लाभ होता है, लेनदार को हानि होती है। पहली बात 37 के आंसर क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, मुद्रास्फीति कर से तात्पर्य मुद्रास्फीति के दौरान सरकार द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य वैधानिक कर होता है। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर मुद्रास्फीति कर कोई कानूनी या वैधानिक कर नहीं है जिसे सरकार औपचारिक रूप से अधिरूपित करती हो, गलत हो जाएगा। यदि सांकेतिक आय में वृद्धि की दर मुद्रास्फीति दर से अधिक हो तो वास्तविक आय में वृद्धि होगी। तीसरी बात करेक्ट है, सही है। चौथा, उच्च मुद्रास्फीति के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी धारित करने वाले व्यक्ति की क्रय शक्ति भी प्रभावी रूप से कमी आती है, ये बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, तीसरा चौथा सही है और एक पहला सही था। 1, 3, 4 सही है। आंसर क्या होगा, 1, 3, 4 करेक्ट है तो आंसर यहाँ से ए सही हो जाएगा। 38 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात से तात्पर्य किसी बैंक की मांग और आवधिक देयताओं का वह प्रतिशत होता है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में आरक्षित रखना आवश्यक होता है। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, सामाजिक चल निधि अनुपात के तहत बैंकों को स्वर्ण नकदी और स्वीकृत प्रतिभूमि के रूप में चल परिसंपत्तियां अनुरक्षित रखना आवश्यक होगा यहाँ से। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा है जो CRR या SLR में वृद्धि वाणिज्यिक बैंक को ऋण देने की क्षमता कम कर सकती है, ये कम करती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर CRR वृद्धि बैंकों की ऋण देने की क्षमता और अर्थव्यवस्था में चलनिधि को कम करता है जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। इंपॉर्टेंट बात है, तीनों करेक्ट है। 38 का डी। 39 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। यदि रेपो दर अपरिवर्तित रहे तो भी रिवर्स रेपो दर में वृद्धि अर्थव्यवस्था में चलनिधि को कम कर सकती है। पहली बात 39 का यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, रेपो दर में कमी होने से स्वतः ही बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रिवर्स रेपो सुविधा के अंतर्गत जमा की जाने वाली राशि में वृद्धि हो जाती है। सेकेंड बात गलत है कि रेपो दर में कमी अगर RBI से ऋण लेना सुलभ हो जाता है और बैंकों द्वारा ऋण वितरण बढ़ सकता है, हालांकि इसमें रिवर्स रेपो सुविधा के तहत जमा राशियों में स्वतः वृद्धि नहीं हो पाती है। वास्तव में कम रेपो दर का उद्देश्य समानता, चलनिधि और ऋण विस्तार बढ़ाना होता है, न कि बैंकों को अपना धन RBI के पास जमा रखने को लेकर प्रोत्साहित करना। तो 1 सिर्फ करेक्ट है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन 40 है, 40 नंबर है। बैंक दर के संबंध में विचार करना है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी संपार्श्विक के ऋण प्रदान करता है। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बैंक दर में वृद्धि होने से भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकों की उधारी से सदैव समानुपातिक कमी आएगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैंक दर में वृद्धि से अनुपातिक गिरावट आना आवश्यक नहीं है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि बैंकों को उधार ली गई आरक्षित निधियों में निर्भरता कितनी होती है, बाजार दरें क्या है, ठीक है, और ऋण किस महंगी है या सस्ती है, ये क्या है, और वैकल्पिक निधि क्या है, ये पर इसमें डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और यदि बाजार दरें पहले से उच्च होंगी तो बैंक दर जो होती है उसके बावजूद ऋण ले सकेंगे हम लोग। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, GDP अपस्फीति कारक का सर्वोत्तम वर्णन कैसे कर सकते हैं हम लोग।
देखो जीडीपी जो अपस्फीति कारक है किसी अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समग्र मूल्य इस स्तर को मापता है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। एक तो यहाँ पर जीडीपी अपस्फीति कारक इक्वल सांकेतिक जीडीपी में डिवाइड करेंगे किसको, वास्तविक जीडीपी को, इनटू मल्टीपल करेंगे 100 से। ठीक है, तो क्या होगा आंसर 41 का बी। 42 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आर्थिक विकास को आर्थिक समृद्धि से सर्वोत्तम रूप से अलग करता है। आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर बी। आर्थिक समृद्धि केवल उत्पादन वृद्धि पर केंद्रित है, जबकि आर्थिक विकास में संरचनात्मक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन शामिल होते हैं। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आर्थिक विकास इसमें व्यापक होता है, इसमें अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, कृषि क्षेत्र में योगदान गिरावट, उद्योग सेवा में वृद्धि होता है, इसको बोल सकते हैं संरचनात्मक विकास। व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन, उत्पादकता में सुधार और सामाजिक न्याय में चिंता, ये सब शामिल होती है। बी आंसर होगा। 43 है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उदारीकृत वाणिज्यिक उधार दिशा निर्देशों के संबंध में विचार करना है। पात्र उधारकर्ता अब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा अपनी नवीनतम लेखा परिचित एकल निवल मलियत के 300% जो भी अधिक हो उसका बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। इसी भी केवल विदेशी मुद्रा से ही ग्रहण किया जा सकता है और इसे भारतीय रुपये में परिवर्तित या मूल्यवर्धित नहीं किए सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके अतिरिक्त उधारी मुद्रा बदली भी जा सकती है। इसे FCY है ना, FCY से INR के रूप में चेंज कर सकते हैं। FCY होता है क्या, विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी है ना, यील्ड। तो 1 करेक्ट है और दूसरा गलत हो जाएगा। एक आंसर है 44 मुद्रा की परिवर्तनीयता के संबंध में विचार करना है। चालू खाता परिवर्तनीयता के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से अर्जित विदेशी मुद्रा को बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर के स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है। 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बोला है पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अभिप्राय देशी वित्तीय परिसंपत्ति के विदेशी जो वित्तीय परिसंपत्ति है उसमें तथा विदेशी परिसंपत्तियों का देशी परिसंपत्ति में बिना किसी सरकारी अनुमति के परिवर्तन से होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है ना। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। 45 है, देखो जिसमें की टर्म्स आते जा रहे हैं वो पॉइंट आप लिखते जाओ, जो आपको नहीं समझ आते हैं ना वो पॉइंट आप लिखो, और आपको फिर अगर नहीं समझ आता वो भी पॉइंट तो आप मेरे बोलना, तो मैं थोड़ा सा और इसका डीपली आपको अच्छे तरीके से समझा करके PDF दे दूंगा। ठीक है, खुद का बना करके मैं, तो टॉपिक आप लिखते जाओ अपने इंपॉर्टेंट। ठीक है, 45 है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के बारे में विचार करना है। IIP एक समग्र संकेतक है जो एक चयनित आधार पर अवधि के सापेक्ष विविध औद्योगिक उत्पाद समूह के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन को मापता है। 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा प्रति माह संकलित और प्रकाशित किया था, जिसमें संदर्भ में ये लगभग 6 सप्ताह का अंतराल होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। 6 सप्ताह आपको याद रखना, 6 मंथ नहीं है, ना ही 2 मंथ है। ठीक है, ना ही 3 मंथ है। ठीक है, सप्ताह याद रखना है, 6 सप्ताह। IIP के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2004-05 है और प्रस्तावित नया आधार 23-24 होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्या पाया, जो इसका आधार वर्ष है 11-12 है, ना कि 4-5। इसके अलावा नया प्रस्तावित वर्ष जो रखा गया है वो 2022-23 रखा गया, ना कि 23-24। सिर्फ 1-2 करेक्ट है। आंसर 24 का ए, सॉरी 24 बोला हूँ, 45। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 46 है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत विचार करना है। सरकार कृषि लागत एवं मूल आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है और उपयुक्त लागत सभी सूत्र फसलों में राज्य के समान होता है। पहला करेक्ट है। ठीक है, सेकंड, MSP की अनुशंसा करते समय CACP उत्पादन लागत फसलों के बीच मूल्य समानता घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमत में कैसे कारक विचार करेगा और उसके उत्पादन लागत में 50% लाभ सीमा सुनिश्चित करेगा। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, सही बात है, एकदम फैक्ट दे रहा है पॉइंट का। आप जब भी टॉपिक रीड करोगे ना तो पूरे फैक्चुअल पॉइंट लिखे हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहला पॉइंट यहाँ उठा लिया, तीसरा पॉइंट यहाँ उठा लिया, लेकिन सब लिखे हैं बुक में ये। ठीक है, फैक्चुअल मतलब क्या है, जो बुक में लिखी गई चीज़ें एकदम फैक्ट उठा के दे दिया क्वेश्चन, बट थोड़ा सा पॉइंट अलग कर दिया है। तीसरी बात है, अनाज और मोटे अनाज की खरीद भारतीय खाद्य निगम FCI और नामित राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है, अनाज और मोटे अनाज खरीद भारतीय खाद्य निगम जो होता है FCI और नामित राज्य एजेंसी द्वारा की जाती है।
गेहूं और धान की खरीद का अनुमान प्रत्येक विपणन सत्र से पहले भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों और एफसीआई के परामर्श से अंतिम रूप देते हैं। तीनों बातें करेक्ट है, 1 2 3। 46 का आंसर सही होगा डी। 47 है, भारत में विनिवेश के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, रणनीतिक विनिवेश में किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई के सरकार के पर्याप्त जो शेयरधारिता होती है वो बिक्री के साथ साथ प्रबंधन नियंत्रण के अंतरण में शामिल होता है। पहली बात क्या होगी, 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड बात यहाँ से बोला कि निजीकरण जो यहाँ पर रणनीतिक विनिवेश है इसका एक यहाँ पर उपभाग होगा जिसमें सरकार इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण एक निजी रणनीतिक खरीदार को अंतरित कर सकती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ए भी करेक्ट है। तीसरा, सीपीएसई में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री में इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ तथा ऑफर फॉर सेल जैसी विधियों के माध्यम से निजी निवेशक को प्रबंधन नियंत्रण के अंतर्गत शामिल करना होता है। तीसरी बात करेक्ट है। देखो तीसरी बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्यों गलत है, क्योंकि सीपीएसई जो है ना, सीपीएसई के जो अल्पांश मतलब छोटी हिस्सेदारी बिक्री प्रबंधन नियंत्रण के बिना की जाती है। ये सेबी द्वारा अनुमोदित विधि जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर तथा ऑफर फॉर सेल ओएफएस और शेयर वापसी की खरीद के माध्यम से कर सकते हैं। यह पॉइंट आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये विधियां बाजार में मुक्त प्रचलित जो शेयर बढ़ाती हैं उससे चलनिधि में सुधार करने तथा पूंजी बाजार को सुदृढ़ करने में सहायक होंगी, किंतु इनमें नियंत्रण का अंतरण नहीं होता है। ये पूरी पॉइंट जो मैंने बताया आपको, इसलिए मैंने धीमे धीमे बोला कि आप नोट करके लिखो इसको, ठीक है। 1 2 पॉइंट करेक्ट है, अच्छा है। मेरे से भी मिस्टेक कभी कभी इस पॉइंट में हो जाता है, कभी जो आपने साथ पहली बार पढ़ा होगा सर नहीं पता, बट मेंस में ये टॉपिक दिया हुआ है ना, इकोनॉमिक का जो मेंस का टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें यहाँ पर है ये, वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1 2 करेक्ट है इसका, ठीक है। तो दो बातें इसकी सही है, बी 47 का बी। 48 आते हैं। देखो यूपीएससी ये नहीं सोचना है कि मेंस का है तो यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया तो गलत कर दिया, नहीं, यूपीएससी मेंस के टॉपिक पे ही प्रीलिम्स पे फोकस कर रहा है, लास्ट टाइम भी ऐसे किया उसने, ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं 48 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 3 फिर से आ गए। जिन देशों पर बाह्य ऋण का भार अधिक होता है वे समानता विनिमय दर से उतार चढ़ाव और वैश्विक ब्याज दरों में आघातों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। पहली बात 48 के यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, बाह्य ऋण प्रायः विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्धित होता है और देशी मुद्रा में मूल्यह्रास ऋण चुनौती लागत बढ़ जाती है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, बाह्य ऋण पर अत्यधिक निर्भरता किसी देश की क्रेडिट रेटिंग को कम कर सकती है जिसमें भविष्य में उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है। तीनों बातें बहुत एकदम सही है और आप इसको की पॉइंट करके अपने लिख सकते हो नोट्स में, ठीक है। मैंने आपसे बताया भी था कि जो मैं टारगेट कराता जा रहा हूँ उसके आप पॉइंट इकोनॉमिक के और हिस्ट्री का तो जरूर लिखते जाओ, हमेशा आपके काम आएंगे वो, है ना। कुछ टर्म्स है जो चेंज नहीं होते कभी, है ना हिस्ट्री चेंज होंगे ना ही इकोनॉमिक के चेंज होंगे, तो आप पॉइंट लिखते जाओ पॉइंट करके, अच्छे आपको नोट्स रेडी हो जाएंगे और इनको लर्न करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी चीज़ कंप्लीट होंगी यहाँ से, है ना। तो 48 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 49, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत अवमूल्यन के संबंध में विचार करना है। अवमूल्यन किसी देश के निर्यात विदेशी खरीदारों के लिए तुलनात्मक रूप से किफायती हो जाते हैं। पहली बात 49 का करेक्ट है, क्योंकि अवमूल्यन देशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में कम हो जाता है, परिणामस्वरूप उस देश की निर्यात जो विदेशी खरीदार उसके लिए अपेक्षाकृत सस्ते हो जाते हैं, जिससे निर्यात में वृद्धि संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड बात है, अवमूल्यन में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आयात लगभग इसकी लागत से अधिक हो जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो देशी मुद्रा है उसका मूल्य घट जाता है, इसलिए पर घरेलू जो उपभोक्ता होते हैं इसके लिए आयात अधिक महंगे हो जाते हैं, जिससे आयात जो हतोत्साहित होता है और चालू घाटे जो होता है उसमें कम करने को लेकर सहायता मिल सकती है। दोनों बातें सही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देखते हैं। कथन 1, कथन 2, कथन 3, मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट को कार्यशील WTO अपील निकाय अभाव में WTO सदस्यों के लिए एक वैकल्पिक अपील तंत्र उपलब्ध कराने हेतु बनाया गया है। पहली बात 50 का आंसर स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, MPIA WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत संचालित होता है। इसमें WTO की अपील समीक्षा नियम समाहित होती है। सेकेंड बात यहाँ से AP करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, MPIA जो होता है शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर बोला MPIA, ठीक है, फुल फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है। MPIA में भागीदारी सभी WTO के सदस्यों के लिए स्वतः होती है और उनके लिए किसी भी बात विशिष्ट अधिसूचना आवश्यकता नहीं होती है। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि MPIA में भागीदारी सभी WTO सदस्यों के लिए स्वचालित नहीं है, बल्कि ये एक मुक्त पहल होगी।
ठीक है, और सदस्यों को भाग लेने के लिए WTO के विवाद निपटान को सूचित करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त MPIA के जो पक्ष में प्रत्येक विवाद में उन्हें MPIA प्रतिक्रियाओं को लागू करने के लिए एक अधिसूचना प्रस्तुत करनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ना। 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 50 का C सही होगा। 51 है, चलो कर लेते हैं आगे। तो 51 बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है। रुपये आधारित व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपया वस्त्रों खाता का संचालन करना, विदेशी बाजारों में मसाला बॉन्ड का निर्गमन, साझेदार देशों में मुद्रा विनिमय का समझौता और रुपए में अमेरिकी डॉलर का साथ अधिकीलन। इनमें से बोला है कि ये कितने जो हैं उपयुक्त में से कितने उपाय जो है अंतर्राष्ट्रीय करण को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय करण को जो बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। केवल इसमें 3 होंगे, कौन कौन से? एक तो आपको हो जाएगा 3 में जो पहला यहां से इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा ये भी आपका विदेशी खातों में मसाला बॉन्ड जारी करना, भी बात हो जाएगी। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात जो बोला है कि इसके साथ अधिकीलन वाली बात इसकी गलत हो जाएगी, है ना। अधिकीलन वाली बात क्या है, ये बात इसकी गलत है, क्योंकि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में रुपए का अमेरिकी डॉलर के साथ अधिकीलन करना शामिल नहीं होता है। इसके विपरीत इसका उद्देश्य होता है कि विदेशी मुद्रा में निर्भरता को कम करना। बात गलत हो जाएगी। 1 2 3 इसका सही आंसर होगा 51 का, ठीक है। सी नंबर। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्या किया, 51 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। यहाँ से दृष्टि है इसका, यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 17 है। ध्यान रखना ये मेंटरशिप का टेस्ट है, आपके बैकअप में नहीं आने। किसी की जो मार्केट में बिक रहे हैं उसमें लिखा है दृष्टि 17 नंबर, ठीक है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, नहीं। मैं जो रियल चीज़ है ना स्टूडेंट को जो बतानी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। टेस्ट नंबर 17 ये मेंटरशिप का टेस्ट है, ठीक है। लोग यहाँ पर इसको बना के बेच रहे हैं, बना के करा भी नहीं कि दृष्टि का 17 नंबर टेस्ट है, बल्कि वो नहीं है। ध्यान रखना है। जागो ग्राहक जागो बोलते हैं ना, ऐसा जगना है आपको चीज़ों से। ये नहीं कि तैयारी कर रहे तो करते चले जा रहे हैं, बिल्कुल गाय भैंस बकरी होती चढ़ते चले जा रहे पूरा खेत, पता ही नहीं कितना खाना है कितना नहीं खाना है ना। फिर क्या वो वोमिट कर रही है। तो वो अपने आप को, हम लोग इंसान हैं, जानवर नहीं है कि चलते चले जा रहे। अपने आप को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है। एक बार सिलेबस को सामने रखो, उसको पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं इसलिए कहता हूँ टारगेट आप मैं कराता हूँ, सामने टारगेट को पॉइंट रखो और आप उसके टाइम पे करो, कितना अच्छा पढ़ने में लगता है। खुद आपको फील होगा कि हाँ मुझे आप कुछ पढ़ा है ना। तो इसलिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, खुद पे करना है ना। कुछ डाउट होता है मेरे से पूछना है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी कुछ नोट्स अगर रहेगा टारगेट से कुछ नोट्स रहा करे, अगर नहीं आपको मिला कर तो मुझे बताया कर, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी आप कोशिश करो कि आपके पास होने चाहिए नोट्स, क्योंकि मैं सब सिलेबस से ही दे रहा हूँ। नहीं होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं फिर से बोल चुका हूँ कि कुछ अगर नहीं मिलता है, कल मैंने इकोनॉमिक के काफ़ी नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए। कुछ लोग को पूछे, उन्होंने कुछ ने बताया, बाकी डर की वजह से किसी ने बताया नहीं कि मैंने मना किया कि तुम्हारे पास नोट्स अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ना। देखो नहीं है तो क्यों नहीं, तो बताओ ना कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं खरीदे। भाई पैसे की प्रॉब्लम थी या नहीं मंगा नहीं सकते, ज़्यादातर ये बोलते हैं पैसे की प्रॉब्लम थी, नहीं होगी तो भी, बट कोई नहीं, होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF फॉर्म में बना करके, अच्छा सा नोट्स हाईलाइट करके, ठीक है। बट आपको भी कोशिश करना है अपने साइड से, क्योंकि देखो पढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है ना। मैं तो प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे याद हो जाएगा, और है ना, आपको भी याद करना है। यहाँ से एंड करते हैं इसको। कोई डाउट ट्राई करनी चाहिए कमेंट पूछोगे, और अच्छे से लर्न करना है इसको चीज़ों को। और होली का भी वजह से मैं 2 दिन का टारगेट मैंने बंद कर रखा है, तो इसकी वजह से कुछ टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो आप लोग, है ना। बाकी वो सब रिवीजन कर सकते हो जितने टारगेट थे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।